नमस्कार। आज फिर से हम लोग जुड़े हैं अपनी उसी कड़ी में। आगे बढ़ने का हम लोग का प्रयास है और वहीं से हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे जहाँ सके। हमारा छूटा हुआ भाग था, हम लोग पढ़ रहे थे नॉर्थ अमेरिका को, उत्तरी अमेरिका को। हमने कुछ समझा था चीज़ों को। मेन रूप ये होता है ना, चीज़ों को हम समझ लें। भूगोल एक समझ की विषय है, इसे रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने अभी कल की क्लास में जल संधि को समझा था कि दो भूखंडों को अलग करे, ठीक है, या दो महासागरों को जोड़े। तो इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज ये हमारे सामने मैप है। मैप में चूंकि आज हमने पॉलिटिकल मैप इसलिए लिया है ताकि लोगों को समझ आ सके कि कनाडा कहाँ तक है, अमेरिका कहाँ तक है और मैक्सिको कहाँ तक है, ठीक है। इसके बाद जो छोटे छोटे देश हैं यहाँ पर हम इनको भी देख सकते हैं, ठीक है। 7 देश हैं इसमें और 3 ये, कुल 10 होते हैं, ठीक। आइए देखते हैं हम लोग। ये जो कनाडा की लाइन है, कनाडा की लाइन की बात करें अगर हम, तो कनाडा और अमेरिका, कनाडा और अमेरिका के मध्य ये जो लाइन बनाई गई है ये 49 डिग्री है। कितने डिग्री है? 49 डिग्री है। ये 49 डिग्री पे चल तो रही है, यहाँ तक आप देखेंगे, यहाँ तक आती है इस पॉइंट तक। इसके बाद महान झीलें आ जाती हैं। ओंटारियो झील, ठीक है, ये रही। मिशिगन है, सुपीरियर है, ठीक है, ईरी है, ओंटारियो, ह्यूरॉन, ईरी, मिशिगन, ये है सुपीरियर। मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये हमारी सुपीरियर झील है। क्या है? सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, ईरी, ओंटारियो, ठीक है। अभी मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी नहीं है अभी। अभी मैं एक समझ विकसित कर रहा हूँ, ठीक है। इसको हम हटा दें। तो अब चूंकि किसी भी देश का जो बंटवारा होता है, ठीक है, जो बॉर्डर लाइन किसी भी देश की निर्धारित की जाती है, मैं पिछली भी कक्षा में बताया था। तो अगर उसमें कोई जलाशय आ गया तो उन दोनों का मध्य बिंदु लिया जाता है, ठीक है। बात को समझिएगा, दोनों का क्या लिया जाता है? मध्य बिंदु। यानी वो दोनों जल का इस्तेमाल करेंगे बराबर हिस्से में। कितना प्रतिशत हिस्सा किस देश में है? जैसे अभी हम लोग देखते हैं सिंधु नदी, है ना, सिंधु नदी तंत्र में देखते हैं तो 80% जल जो है पाकिस्तान यूज करता है, 20% जल को हम लोग यूज करते हैं, इंडिया वाले, भारत वाले, ठीक है। तो वही स्थिति यहाँ पर है। हम देखें, ध्यान से देखने की जरूरत है। ये 49 डिग्री यहाँ तक तो सीधी चल रही है, अब यहाँ तक आएगी। यहाँ से मान लीजिए ऐसे चली, चलते चलते ये यहाँ तक आई। अब यहाँ पर जो पहली लेक पड़ती है, क्रम से देखिएगा, पहली लेक जो पड़ती है वो है सुपीरियर। सुपीरियर के बीचों बीच से होते हुए यहाँ नीचे एक लेक है जो पूर्ण रूप से, अगर हम देखें तो यह पूर्ण रूप से कहाँ है? अमेरिका में है। इसका नाम है मिशिगन। क्या नाम है? मिशिगन झील, ठीक। ध्यान दीजिएगा, मिशिगन झील पूर्ण रूप से अमेरिका में है, कनाडा का हिस्सा ये नहीं है। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ह्यूरॉन झील आती है।
ह्यूरॉन झील के मध्य, ये आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग आते हैं ईरी लेक, ईरी झील। ईरी झील होते हुए हम चले जाते हैं ओंटारियो झील, और फिर यहीं से ये ऊपर की ओर, ये लाइन है अमेरिका और कनाडा। ठीक है, अमेरिका और कनाडा के मध्य की ये बॉर्डर लाइन है। ठीक, किसी कोई आपत्ति? यहाँ पे माहौल एकदम शांत रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहती है। कोई सेना, कोई देश अपनी यहाँ खड़ा नहीं किया रहता है, ना ही ये कनाडा करता है और ना ही यूएसए करता है, दोनों में से कोई नहीं करते। जबान मेरी लड़खड़ा रही है, एक घूंट जल की जरूरत है। बहुत पानी नहीं था, फिर भी काम भर के था, हो गया काम। ठीक है, इतनी बात समझ में आई जितना मैं समझाना चाह रहा था। पहली झील सुपीरियर, दूसरी झील मिशिगन, फिर यूरान, ईरी, ओंटारियो। देखिए 5 झीलें हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो। ठीक है, लर्न हो गया। बार बार पूछता है, कभी कभी तो इनका क्रम पूछ देता है, ये किस क्रम में है। ठीक है, तो इस चीज को आप अच्छे तरीके से, अगर आप ऐसे बनाना भी चाहे तो बन सकती है ये झीलें। एक नॉर्मल वो है, बड़ी झील है सबसे। अब दूसरी झील क्या होगी, जो पूर्ण रूप से लगभग कहाँ होगी, पतला हिस्सा इसका आता है, ये इस झील में मिलता है, और ये क्षेत्र आगे बढ़ता है। ठीक है, इधर हो रही ह्यूरॉन ऊपर की तरफ जाएगी। समझ लीजिए, ये महान झीलें हो गई, जिनमें से हमारी नंबर 1 पे सुपीरियर झील। क्या है? सुपीरियर झील। नंबर 1 पे सुपीरियर झील। ठीक है, ध्यान दीजिए। सुपीरियर हो गई। नंबर 2, मैंने क्या बताया था नंबर 2 पे? मिशिगन। क्या है? मिशिगन। नंबर 2 पे मिशिगन झील। नंबर 3 पे क्या है? यूरान। क्या है? यूरान। ये हो गया नंबर 3। नंबर 4 पे क्या है? छोटी झील है, ईरी। और नंबर 5 पे ओंटारियो। जो नहीं पढ़ा, ओंटारियो। ठीक है, कोई दिक्कत? ये 5 झीलें हैं, अमेरिका की हैं, हमें इनका नाम कम से कम याद होना चाहिए। ठीक, अब अगर हम बात करें इस अमेरिका में, अमेरिका महाद्वीप में अगर देखें तो कनाडा में बहुत सारी झीलें हैं। अगर ये देखें तो कितनी झीलें यहाँ पर हैं। ठीक है, ये देखिए, ये एक प्रमुख झील है, यहाँ पर है। ठीक है, अमेरिका में देखते हैं हमको कई झीलें मिलते हैं। ऊपर देखें तो ग्रेट बेयर झील है। क्या है? ग्रेट बेयर झील। ये झील कौन सी है? ग्रेट बेयर लेक। ठीक,
ग्रेट साल्व झील, जो दूसरी झील हमने राउंड अप की थी, ग्रेट साल्व लेक, ग्रेट साल्व लेक यानी ग्रेट साल्व झील, हिंदी में कहेंगे इसको ग्रेट साल्व झील। ठीक है, अब इसके बाद एथाबास्का है। ठीक है, ये कौन सी है? एथाबास्का। क्या है? एथाबास्का। और लास्ट में है, ये रही विनिपेग झील। इसका क्या नाम है? विनिपेग झील। विनिपेग झील। मेरी बात समझ में आ रही है? अभी हमने देखा ग्रेट बेयर झील, ये कौन सी झील है? ग्रेट बेयर झील। ये ग्रेट बेयर झील। जो दूसरी झील थी इसका नाम था ग्रेट साल्व झील। क्या नाम है? ग्रेट, सब में महान लगा हुआ है, साल्व, ग्रेट साल्व झील। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद है एथाबास्का। क्या है? एथाबास्का। हिंदी प्रोनाउंसिएशन और इंग्लिश दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। आप लोग देखे होंगे मैं कुछ प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग टाइप का थोड़ा सा कर रहा हूँ और लिख कुछ अलग रहा हूँ। एटलस में देखेंगे तो यही लिखा हुआ है, और हिंदी इसको पढ़ेंगे तो इंग्लिश वाले से तो यही रहता है। ठीक है, मेरी बातें समझ में आ रही हैं? अब प्रश्न ये है कि ये कनाडा में इतनी झीलें क्यों हैं? ये सोचने का विषय है। इस अमेरिका में तो इतनी नहीं है, अमेरिका में यूएसए इतनी नहीं है, मैक्सिमम भी इतनी नहीं है। अब यहाँ देखें तो ये पूरी झीलें, ये हो गया, ये देखें तो पूरी क्या है, ढेर सारी झीलें हैं। क्यों? कोई बता सकता है? सोचने का विषय है, इतनी झीलें कैसे? अगर हम बात करें, अगला पेज ले लें। ठीक है, अमेरिका को बनाए, एक क्वेश्चन मार्क बनाइए आप लोग, अमेरिका बनाना सिखाता हूँ नॉर्मल तरीके, एक क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। ठीक, अब यहाँ से उठाइए, इसको इधर ले जाइए, थोड़ा सा पास लाइए, फिर यहाँ जाइए, एम बना लीजिए। ठीक है, और फिर ऐसे करते हुए लेते आइए। ठीक है, नॉर्मल अमेरिका तैयार हो गया। यहाँ पे हम ग्रीनलैंड को बना लें। ठीक, इन हिस्सों में इतनी झीलें क्यों हैं? ये सब ऐसे अभी हमने ये झीलें देखी, इधर भी बहुत सारी हैं करके, से अंदर की तरफ आया सब ना। इतना ये तट इतना कटा फटा क्यों है? इसके लिए हमें समझना होगा, इस पूरे अक्षांश को देखना होगा। ये सिर्फ कनाडा ही नहीं है ऐसा, इस अक्षांश में, कनाडा के अक्षांश में, यानी यहां से ये स्थिति देखें, इस अक्षांश में हम जितना भी आगे बढ़ते जाएंगे, चीजें क्या हैं, बिल्कुल हर जगह ऐसी हालत है। तो कहीं न कहीं कुछ तो ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से इस पूरे अक्षांश में ही ये हालत है, इतनी ज्यादा झीलें। सोचने का विषय है।
आज से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व हिमयुग था। क्या था? हिमयुग। आज से 20 लाख वर्ष पहले कौन सा युग था? हिम युग। हिम युग में क्या हुआ था कि जमाव हुआ था। किसका? बर्फ का। यानी ये पूरा सब क्या हुआ था? बर्फ पूरी जमी भरी पड़ी थी। अब ये बर्फ क्या होने लगी थी? धीरे 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 आगे बढ़ने लगी थी। बर्फ क्या की? धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी। इन हिस्सों में बर्फ का क्या हो चुका था? जमाव हो चुका था। जो हमको इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है। इन हिस्सों में क्या हो चुका था? ये जमाव धीरे धीरे ये जमाव धीरे धीरे क्या हो चुका था? इन हिस्सों में क्या होता? धीरे धीरे बढ़ने लगा था ये जमाव। बर्फ का जो जमाव था बढ़ने लगा था। और अभी क्या स्थिति है? लोग परेशान हैं क्योंकि वैश्विक तापन बढ़ रहा है। पूरे विश्व का ताप क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जो बड़ी बड़ी शिलाएं हैं, शिला यूं ना कहकर यूं कहे तो जो बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वो क्या हो रही हैं? धीरे धीरे पिघल रही। बर्फ क्या हो रहा है? पिघल रहा है। जब बर्फ पिघलेगा तो नदियों के माध्यम से वो जल कहाँ जाएगा? सागर में। सागर का स्तर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सागर का स्तर क्या हो रहा है? धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो द्वीप थे जो तटीय इलाके हैं वो जलमग्न हो रहे हैं। तटीय इलाके क्या हो रहे हैं? जलमग्न हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि बर्फ क्या हो रही है? पिघल रही है। जब बर्फ पिघलेगी तो जल किसके माध्यम से? नदियों के माध्यम से कहाँ आएगा? समुद्र में। ठीक है। सागरों में, महासागरों में जल आया। जल का स्तर क्या करेगा? इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। और जैसे ही जल का स्तर बढ़ेगा जो आसपास के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को क्या करेगा? ये जलमग्न करेगा, डुबोएगा। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, एक बॉटल लें जिसमें हम पानी भरते जाएं पानी भरते जाएं, एक स्थिति आएगी कि बॉटल क्या करेगा? फुल हो जाएगा, यानी उससे भी ऊपर जाएगा। ठीक है। और बॉटल के एक स्तर पे मान लीजिए ये बॉटल है, इस बॉटल के इस बिंदु तक, ये जो बिंदु हमको दिख रहा है इस बिंदु तक हम कुछ भर के रखें, कुछ मार्क करके रखें। पानी धीरे धीरे जब स्तर बढ़ता जाएगा इसको क्या करेगा? ये इस बिंदु को क्रॉस करने लगेगा, यानी इसको डुबोने लगेगा। ठीक है। बहुत सही एग्जाम्पल नहीं था। खैर, आप लोग इस चीज को समझिए कि चारों तरफ क्या है? सागर है। बीच में क्या है? एक उच्चावच भाग है, एक ऊंचाई है। अब जब जल का स्तर धीरे 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 बढ़ेगा तो इस ऊंचाई के जो सबसे पहले जो तटीय इलाके हैं उनको डुबो देगा। उनको क्या करेगा? डुबोएगा, यानी उनसे ऊपर बढ़ेगा। ऊपर बढ़ रहा है तो ये डूबेंगे ही, स्वाभाविक सी बात है। और स्थिति ऐसी आएगी कि ज्यादातर हिस्सों को ये डुबो देगा। इसलिए लोग परेशान है कि ग्लोबल वार्मिंग को रोका जाए। जो हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है उसको रोका जाए। ये जो पेड़ पौधे लगाए जाएं, जो पर्यावरण है इनसे सुरक्षा लाई जाए, एसी का कम प्रयोग किया जाए। पर बड़ी अजीब विडंबना है कि पर्यावरण पे लोग बात करते हैं और एसी में बैठ के करते हैं। तो कितना देश को सुधारा जा सकता है? ठीक है। कितना इस धरती को सुधारा जा सकता है? पेड़ की कोई नहीं लगाएगा और लाभ हर कोई लेना चाहता है। ठीक है। तो इसी तरह कभी ऐसा था कि पूरा बर्फ से लोग परेशान थे, हर तरफ बर्फ थी। अब बर्फ क्या की? जब ये वापस गई, बर्फ क्या की? जब ये वापस गई, जब वो वापस जाने लगी तो इसने क्या किया कि जमाव था, क्योंकि बर्फ का जमाव था अंदर तक रहता है। बर्फ का जमाव कहां तक रहता है? अंदर तक रहता है। और बर्फ ने क्या किया? जब वापस आई तो वहां से जो वहां की धरती थी, ठीक है, जो लैंड थी, उसको भी वो खींचते हुए वापस आई और वो उस जगह क्या बन गए?
खड्डे बन गए। क्या बन गए? खड्डे। असो हम तो यही पढ़े थे ना कि खड्डे जहां होते हैं अंदर अत्यधिक गहराई तक हो या फिर उनमें ज्यादा पानी भर जाए तो वो झील होती है। ठीक है, थोड़े बड़े हो। ठीक है, झील बन गए। यानी इन हिस्सों में ज्यादातर झीलों का निर्माण हुआ। कैसे हुआ? हिमयुग था, हिमानी युग था, हिमानी युग जैसे धीरे धीरे समाप्त होने लगा तो जब वापस आने लगा, यानी हिम जो है अब फिर से ध्रुवों की ओर बढ़ने लगा, तो वो अपने स्थानों से जहां भी वो थे बर्फ जमी हुई थी, बर्फ क्या की? खिंच गई, जिसके कारण उन तली में क्या बन गए? खड्डे बन गए, और उन खड्डों में पानी भरने के कारण वो झीलों का निर्माण हुआ। आप देखेंगे कनाडा के काफी पार्ट में इस पर कटे फटे जो तट हैं, यानी जो जहां पर मिट्टी ज्यादा ठोस थी वो भाग नहीं कटे, वो नहीं उठे, और जो कमजोर थे वो क्या किए? उठ गए, जिसके कारण क्या बन गई? झीलें बन गई। मेरे हिसाब से ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं कि ये तो झीलों की बात थी, लगभग सारी झीलों का जिक्र हो चुका था जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, मेरे हिसाब से 8 झीलें हैं, 5 और 4, 9 झीलें हैं कुल, सॉरी कुल कितनी झीलें हैं? 9 झीलें हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में बता दिया गया। ठीक है, अभी और भी कुछ छूटा उटा होगा तो बता दिया जाएगा, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। अब हम बात करें अमेरिका की, वो भी नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ पर पर्वतों की बात करें तो सबसे फेमस पर्वत है यहाँ का रॉकी पर्वत। कौन है? रॉकी पर्वत। रॉकी कुछ ऐसे चलती है। ठीक है, ये क्या है? रॉकी। ये है रॉकी पर्वत। ठीक, और इसी के समानांतर 2 श्रेणियां और है। समानांतर क्या है? 2 और है। जगह ही नहीं तो राखी को बदल देते हैं। ये हो गई हमारी राखी। ठीक है, ठीक, ठीक। ध्यान दीजिए, ये जो सबसे तट के करीब है, तट के जो क्या है? करीब है, ये क्या हो गई? जो तट के करीब है ये कौन सी श्रेणी हो गई? तटीय श्रेणी। क्योंकि तट के करीब है इसलिए क्या कौन सी श्रेणी हुई? तटीय श्रेणी। इसका क्या नाम है? तटीय श्रेणी। ठीक है, जो दूसरी है इसको कुछ चेंज करें। दूसरी क्या है? कास्केट श्रेणी। क्या है? कास्केट श्रेणी। ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्या है? तटीय श्रेणी, दूसरी कास्केट श्रेणी, और जो तीसरी है अगर हम इसकी बात करें तो तीसरी क्या है? रॉकी। भाई अपनी फेमस तीसरी क्या है? रॉकी। ठीक, तीसरी क्या है? रॉकी। यह एक श्रृंखला है। क्या है? श्रृंखला है। ये क्या है? श्रृंखला है। अगर हम बात करें कि इन पर्वतों का निर्माण क्या हुआ, ठीक है, इन पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, ये कैसी पर्वत है, कैसे कोई बताए? ठीक है,
ये कैसी पर्वत है, कैसे कोई बताए। अभी हम बात करें कि पर्वतों के निर्माण की जो प्रक्रियाएं होती है उसमें कई प्रक्रियाएं होती हैं, जिनमें से हम एक को पढ़ेंगे कि जो रॉकी है और तटीय श्रेणी है, कास्केट श्रेणी है, ये कैसे बनी। पहले सब फिर से हमें मैप की जरूरत पड़ेगी, कुछ नहीं, फिर से वही क्वेश्चन मार्क बनाइए, इसको इधर लाइए, ठीक है। मैप बनाना सीख ले कि नहीं, बहुत ईजी है। हमको ऐसा नहीं है कि हमको चित्रकारी सिखानी है, हमको बस इतना होना चाहिए मैप बनाते समय कि हाँ ठीक ठाक हो जाए, बस हम चीज़ों को समझ लें, एग्जामिनर को समझा लें, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। विद्वान नहीं बनना है, कंपटीशन बीट करिए, नौकरी लीजिए, ठीक है, इतने चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ध्यान दीजिए। फिर वही अपना हम ऐसे लाए, लीजिए खींच लीजिए, हो गया, हो गया मेरे का, ठीक। अब जरा सोचिए इन पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, इन पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ। देखिए इधर कोई प्लेट रही होगी, ठीक है, इधर से प्लेट, इधर की प्लेट, ठीक। दोनों प्लेटों में आपसी क्या हुआ, टकराव हुआ। क्या हुआ, टकराव। दो प्लेटें थी, आपसी क्या हुआ, टकराव। एक इधर से आई, दूसरी इधर से आई। जब आपस में पास आएंगी प्लेटें तो क्या होगा, टकराव होगा। और टकराती हैं जैसे दो गाड़ी हो, एक इधर से आए दूसरी इधर से आए, और दोनों जब टकराएंगी तो स्वाभाविक सी बात है इनका कोई शेप तो बनेगा नहीं, ये फिक्स शेप यही बनेगा। कुछ मुड़ेगी टूटेगी, मुड़ तुड़ के क्या बनेगी, एक ऊंचा सा भाग बन जाएगा। गाड़ी लड़ा दी, कुछ न कुछ भाग ऊंचा हो ही जाएगा, तो वही पर्वत हो गए। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए ये हिस्सा हम ले लिए, ठीक है, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है। अब इन दोनों में क्या होगा, टकराव होगा, तो मोड़ पड़ेंगे। टकराव होगा तो क्या पड़ेंगे, मोड़। तो जब एक पर्वत, एक प्लेट इधर से दूसरी प्लेट इधर से, ठीक है, यानी एक दिशा में न होकर विपरीत दिशा में, यानी एक दूसरे की तरफ आते हुए जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तब निर्माण होता है मोड़दार पर्वत का। तब किनका निर्माण होता है, मोड़दार पर्वत का। किन पर्वतों का, मोड़दार पर्वत, या इन्हें हम वलित पर्वत भी कहते हैं, फोल्डेड माउंटेन, ठीक है। किस माउंटेन का निर्माण होता है, फोल्डेड माउंटेन, वलित पर्वत, ठीक है, मोड़दार पर्वत, ठीक। तब किन पर्वतों का निर्माण होगा, वलित पर्वत। यानी अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि तटीय श्रेणी, कास्केट श्रेणी या फिर राकी श्रेणी, तटीय श्रेणी, कास्केट श्रेणी या फिर राकी श्रेणी कैसे पर्वत हैं, तो बेझिझक बिना कुछ सोचे आप बता दीजिए ये कैसे श्रेणी है, वलित पर्वत श्रेणी, ठीक है। देयर आर फोल्डेड माउंटेन, मोड़दार पर्वत, ठीक। कोई आपत्ति नहीं है ना, वापस आइए। तो ये पर्वत कैसे हो गए, ये पर्वत, ये श्रेणी कैसी हो गई, वलित। हिमयुग का अब क्या काम, कैसी श्रेणी आई है, ये पूरी श्रेणी क्या है, वलित है। वलित पर्वत श्रेणी, ठीक, वलित प्रमण पर्वत श्रेणी, ठीक है ना। और अगर कई पर्वत, जैसे दो या दो से अधिक पर्वत एक साथ हों, ठीक है, दो या दो से अधिक पर्वत एक साथ हों, तो उन्हें कहते हैं हम कार्डिलेरा। क्या कहते हैं, कार्डिलेरा,
दो या दो से अधिक समांतर पर्वत श्रेणियां हों। ठीक है, कार्डिलेरा क्या होता है? दो या दो से अधिक समांतर पर्वत श्रेणियां। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं, दो या दो से अधिक समांतर पर्वत श्रेणियों का समूह कार्डिलेरा कहलाता है। जैसे ऐसा नहीं है कि मैं जैसे कोई स्क्रिप्ट लिखा हूं और उस स्क्रिप्ट के थ्रू पढ़ा रहा हूं। अगर ऐसा होता तो ये जो थोड़े बहुत इधर उधर हो रहे हैं ये सब नहीं होता। मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लेता हूं और एक एटलस लेता हूं पढ़ाने के लिए। ये एटलस है मेरी। इस एटलस से ही मतलब आप लोगों को जो मेरी समझ है उस समझ के तहत आप लोगों को भी एक समझ पैदा करने का प्रयास करता हूं। अपनी दृष्टि से आप में दृष्टिकोण भरने का प्रयास करता हूं ताकि आप में एक दृष्टिकोण बन सके, पैदा हो सके, सोच सकें आप। ठीक है, सोचना बहुत जरूरी है। जैसे ये जरूरी नहीं है कि आप खूब मेहनत कर रहे हैं आपको सफलता मिले। ठीक है, स्मार्ट वर्क करना होगा। अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं तो आपको सफलता जल्दी मिलेगी। हाँ, हो सकता है उम्र ही बीत जाए, उसके बाद हम विद्वान हो जाएं, फिर घूमे कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, पर ये रहेगा कि अगर हम पढ़े हैं, विद्वान हैं, तो कोई मतलब जरूर निकलेगा। ठीक, वापस आइए। तो कार्डिलेरा क्या होता है? दो या दो से अधिक पर्वत श्रेणियों का समूह कार्डिलेरा कहलाता है। ठीक, कोई आपत्ति नहीं है ना? लिख दें, देखिए, दो या दो से अधिक पर्वत श्रेणियों का श्रेणियों का समूह। ठीक है, दो या दो से अधिक पर्वत श्रेणियों का समूह कार्डिलेरा कहलाता है। मेरी बात समझ में आ गई? किसी को किसी भी प्रकार की आपत्ति? सबसे मुख्य कॉन्सेप्ट है ये कि वलित पर्वत का निर्माण कब होता है। ठीक है, वलित पर्वत का निर्माण कब होता है? जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर आती हैं। ठीक है, जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर आती हैं, उनमें टकराव होता है, तो उस टकराव के पश्चात जिन पर्वतों का निर्माण होता है वो पर्वत कैसे होते हैं? वलित पर्वत होते हैं, फोल्डेड माउंटेन होते हैं। अब ऐसे नहीं कोई बता सकता कि अच्छा सर ये बताइए ये पर्वत कैसी है, नहीं बता पाऊंगा मैं। ठीक है, पर हाँ कि अगर उसकी जांच हो तो जांच से पता चल जाए कि ये फोल्डेड माउंटेन है या नहीं। हिमालय भी क्या है? एक मोड़दार पर्वत है, एक वलित पर्वत है। हिमालय क्या है? एक वलित पर्वत है। ठीक, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी पर्वत है। अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, जहाँ है वहीं पे किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे पर्वत है जिसका नाम है ब्रुक्स। क्या नाम है? ब्रुक्स पर्वत। ये है ब्रुक्स पर्वत। ठीक है, ये है ब्रुक्स पर्वत श्रेणी। एक और पर्वत श्रेणी है यहाँ पे, जिसका नाम है अलास्का। क्या है? अलास्का। ठीक है, क्या नाम है? अलास्का। ठीक है,
मेरी बात समझ में आ रही है? अलास्का। अभी हमने सीखा ब्रुस्क पर्वत श्रेणी, अलास्का पर्वत श्रेणी, ठीक है, तटीय पर्वत श्रेणी, कास्केड पर्वत श्रेणी, राकी पर्वत श्रेणी, ठीक है। ये नवीन पर्वत हैं। कैसे पर्वत हैं, एक चीज बताना भूल गया था, यह नवीन पर्वत हैं, नए पर्वत हैं, इसलिए ये ज्यादा ऊंचे हैं। ये क्या है, इनकी ऊंचाई ज्यादा है, इनकी ऊंचाई क्या है, ज्यादा है, ठीक है। जो पर्वत पुराने पर्वत हैं, जैसे बहुत ज्यादा समय हो गया उनको, बहुत साल पहले थे, ऐसा नहीं कि अभी 2-4 दिन हुआ है, नहीं, ये भी बहुत साल है, इनसे कईयों वर्ष पुराने, ठीक है। ओल्ड माउंटेन, ठीक है। ये न्यू न्यू माउंटेन है, वो क्या होंगी, ओल्ड माउंटेन, ठीक है। यहां पर एक पर्वत श्रेणी छूट रही है, ठीक, यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी छूट रही है जिसका नाम है एपेलेसियन। क्या नाम है, एपेलेसियन पर्वत श्रेणी। एपेलेसियन पर्वत, एपेलेसियन पर्वत भी फोल्डेड माउंटेन है, ठीक है। ये सब ब्रुक्स भी फोल्डेड माउंटेन है, ठीक है। अलास्का भी, अलास्का जो है ये भी फोल्डेड माउंटेन है। एपेलेसियन भी क्या है, एपेलेसियन भी फोल्डेड माउंटेन है, ठीक है। कोई दिक्कत? अब एक चीज अगर हम बात करें कि पूरे नॉर्थ अमेरिका की, ठीक है, पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कोई बता सकता है? माउंट मैकेंजी, माउंट मैकेंजी होता है, कुछ लोग मैकिनली कहते हैं, यही है ठीक है, माउंट मैकेनली। हम बात करें यहां पे माउंट, ठीक है, ज्यादा हो जा रहा है। थोड़ा सा राज पानी लेते हैं, हल्का सा। थोड़ी दिक्कत है। माउंट मैकेंजी, क्या है, माउंट मैकेंजी, मैकेंजी पर्वत, ठीक है। ये पूरे अमेरिका की, धन्यवाद, ठीक है, ये पूरे अमेरिका क्या है, सबसे ऊंची पर्वत है, पूरे अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत, पूरे अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत माउंट मैकेंजी। कितना है इसकी ऊंचाई, 6193, ठीक है, अप्रॉक्स 6200 मानिए आप, 6193 है, 6193, ठीक, 6193। अब इसी के नीचे है लोगन पर्वत। हम यहां पर बात करें, ये रही हमारी लोगन पर्वत, इसका कलर चेंज करें भाई लोगन का,
इनको पर्वतों जैसा बनाया भी तो जाए। ठीक है, ये हमारी माउंट मैकेंजी हो गई, ये हो गई हमारी लोगन पर्वत। लोगन पर्वत, लोगन पर्वत की जो ऊंचाई है ये 6050 है। कितनी है? 6050 है। और लोगन की खास बात है कि कनाडा, जो कनाडा देश की सर्वोच्च चोटी, कनाडा देश की सर्वोच्च चोटी लोगन है। ठीक है, लोगन क्या है? कनाडा देश की, कनाडा की सर्वोच्च, सर्वोच्च चोटी कौन है? लोगन, जिसकी हाइट कितनी है? 6050। ठीक, आज हम लोग एक बार इतना पढ़ें। ठीक है, अब हम लोग की क्लास समाप्त होने वाली है। एक बार मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट कर देना चाहता हूँ कि आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने सीखा एप्लेसियन पर्वत। ठीक है, एप्लेसियन पर्वत ओल्ड माउंटेन, बहुत पुराना है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 2000 के करीब रह गई है। ठीक है, उससे भी कम ही है, जो औसत ऊंचाई है उससे भी कहीं कहीं कम है। ठीक है, और ये सब नवीन पर्वत हैं। इसमें मैकेंजी जो पर्वत है ये पूरे अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 6193 मीटर। ठीक है, 6193। और हमने ये सीखा कि लोगन पर्वत श्रेणी, लोगन पर्वत, लोगन पर्वत कनाडा की सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई है 6050 मीटर। ठीक है, और हमने ये सीखा कि किसी भी पर्वत का निर्माण कैसे होता है, किसी भी, मतलब हमने उसमें एक पर्वत को सीखा जिसका नाम था वलित पर्वत, यानी वलित पर्वतों का निर्माण किन आधारों पे होता है, क्या ऐसी कंडीशंस होती हैं कि वलित पर्वतों का निर्माण होता है। मेरी बात समझ में आई? आज हम लोग इतना सीखे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार।